अदानी के डूबते शेयरों के मध्य तीन अहम चीजें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है। पहला, यूएस बेस्ड प्राइवेट रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग और एलआईसी और जो हमारी सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, इनके मध्य जो वैल्यूएशन को लेकर परसेप्शन डिफरेंस है वह जमीन आसमान का रहा। दूसरा, हिंडनबर्ग जैसे मैन्यूवर्स के रेस्पेक्ट में जो अदानी समूह का रिस्पांस था वो बहुत ही फंबल वे में रहा और बहुत ही इनमेच्योर और हम कहेंगे इनएक्सपीरियंस भी था। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है वह था हमारे रेगुलेटर्स का बिहेवियर, खासकर आरबीआई और सेबी का, जो इंडिपेंडेंट तो हैं पर कहीं ना कहीं जो आज के ग्लोबलाइज्ड वेल कनेक्टेड वर्ल्ड में जो बहुत ही फास्ट है उसके रेस्पेक्ट में वो ज़रूरत से ज़्यादा वो रिस्पॉन्स स्लो था। मेन समस्या जो मेन चीज़ थी वह थी वैल्यूएशन की। अगर अदानी जी को जवाब देना था हिंडनबर्ग को, और देना चाहिए भी क्योंकि वो ग्लोबल प्लेयर है और हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड, और चूंकि वो यूएस बेस्ड स्वयं फर्म है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ज़्यादा अब लोन भी है, तो इसलिए इस संदर्भ में जो भी रिस्पांस देना था वो ना राष्ट्रवाद की ओर ज़्यादा जाना चाहिए था, ना सतही तौर से जैसा कि शुरू में हुआ उसको एकाएक रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जो भी रिस्पांस होना चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे होना चाहिए था। और जो भी कंपनीज थी उनकी, उन पे एक वैल्यूएशन पे एक समरी या डिटेल्ड रिपोर्ट जिस माध्यम से अलग अलग कंपनीज पे वो दे सकते थे। और इस वैल्यूएशंस में वो खासकर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टर है देश की, सबसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर एलआईसी का जो असेसमेंट है और जो स्वयं सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई का असेसमेंट, उसको भी शामिल कर सकते थे। खैर यहाँ पे तो चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब एफपीओ में स्वयं एलआईसी और एसबीआई ने उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से थोड़ा ऊपर जाकर ऑफर प्राइस पर ही जब एफपीओ को उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से और जो उनकी पहले से मौजूदगी थी अदानी ग्रुप में, उस हिसाब से तो ये ठीक जान पड़ता है कि भाई ठीक है, चलिए इनका असेसमेंट सही है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो कन्फर्म है, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलिए उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन प्राइवेट स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज़ अनप्रोफेशनल नज़र आती है और कहीं ना कहीं ये इसने शक का भी कीड़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स में डाल दिया। अब आते हैं एफपीओ की टाइमिंग पर कि इसके टाइमिंग तो अदानी जी की थी, तो ये इसमें 19 लाख करोड़ उसके ऊपर का करीब इनका टोटल कैपिटलाइजेशन है, ये फर्म है अदानी ग्रुप। तो इसके लिए 20,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इतना छोटा जो इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आलोक जी ने बताया, आलोक जोशी जी ने सत्येंद्र के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये अपने आप को हेज कर रहे थे कि हम मार्केट में हमारी जो शेयर्स की पोजीशन है वो वास्तव में भी कहीं ना कहीं देखना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो रिटेल भागीदारी भी बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि रिटेल भागीदारी जो है वो भी बहुत कम प्रतिशत में है अदानी ग्रुप में। तो ये तो उन्होंने किया, लेकिन हिंडनबर्ग ने यही टाइम क्यों चुना? क्योंकि हिंडनबर्ग अगर ये टाइम ना चुनता और ये जो एफपीओ है, जो मार्केट में जिस हिसाब से ओवर वैल्यूएशन वो काउंट कर रहा है, अगर इस हिसाब से एफपीओ ये कामयाब हो जाता अदानी जी का, और उसके बाद ये खासकर ये बजट जो आ जाता जिसमें पोल्स की बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये इनकम टैक्स की छूट हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट फंडी बजट जो दिख रहा है, तो आगे इसके बाद टाइमिंग जब नेक्स्ट एफपीओ लॉन्च होता तो उस स्थिति में हिंडनबर्ग जो अपना परसेप्शन देना चाहता था और वैल्यूएशन का, वो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है ये कंफर्मेशन कोई नहीं जानता। और वो एफपीओ अगला कब आता और उस समय की जो ग्लोबल आप स्लो डाउन देख रहे हैं वो उसका असर क्या हो जाता, मार्केट अपने आप कहीं न स्लो होने लगता। तो इन कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में जो उनका एग्जैक्ट एक्टिविज्म, जो उनका शॉर्ट सेलिंग का जो क्राइटेरिया था, जो एग्जैक्ट मुनाफा था, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और स्वयं जो अदानी जी का रिस्पांस होता एफपीओ के बगैर और ख़ासकर उन परिस्थितियों में,
तो वो एक मैच्योर रिस्पॉन्स भी हो सकता था, डायरेक्ट वैल्यूएशन पे भी हो सकता था। वैल्यूएशन एक ऐसा चीज़ है जो, जैसा हिंडरबर्ग बता रहा है एग्जैक्ट कि 85% ओवर वैल्यूएशन है, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट ऑडिट हो तो कुछ और बता सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन ग्राउंड एसेट्स के साथ साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, मोनोपोली, टेक्नोलॉजी इत्यादि एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और ये रेंज में जाता है। तो इसलिए हिंडरबर्ग की टाइमिंग थी जस्ट एफपीओ के पहले उन्होंने इसको टारगेट किया। एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होगी कि बिजनेसमैन कभी भी जल्दी लीगल उसमें नहीं जाते हैं। तो जो इन्होंने लीगल चेतावनी अदानी जी ने दे दी और उसके बाद देने के बाद इन्होंने कम से कम अगर इंडियन कोर्ट में ही कुछ ना कुछ अर्जी और मूव ये सब कर दिए होते तो कम से कम ये उनकी बात का कुछ वजन हो जाता। लेकिन फिर उस पर भी एकाएक ये पूरी तरह से शांत चले गए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो कुछ अंदर रॉन्ग डूइंग्स है, हो सकती है नहीं भी है, वो तो आगे जांच में पता लगेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूँ आज मार्केट की खासकर परिस्थितियों को देखते हुए, तटस्थ राय रखते हुए। लेकिन इसने भी इम्प्रेशन गलत तरह से चला गया। अब आते हैं रेगुलेटर्स के रोल पर। रेगुलेटर्स क्या कर सकते थे भाई? जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों में रेगुलेटर्स, एक ऑप्शन तो ये था कि भाई मार्केट जैसे चल रही चलने दीजिए, हिंडरबर्ग ने जो कहा सो कहा, तो जैसा मार्केट जाएगा जाएगा, उसके बाद हम अपनी इंक्वायरी को करते रहेंगे, तब तक अदानी जी हों या बैंक हो या हो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन एक मैच्योर रेगुलेटर इस समय ये कर सकते थे कि ये जो ओवर वैल्यूएशन जो बताया गया था और जिस हिसाब से शेयर मार्केट का रिस्पांस एक दिन आया था और जिस हिसाब से पहले से कुछ इंक्वायरियां अदानी जी के विरुद्ध चल रही थी, तो इस समय रेगुलेटर्स तो इसको दो पार्ट में रख सकते थे। एक पार्ट ये हो सकता था कि वैल्यूएशन का जो डिफरेंस, इतना बड़ा परसेप्शन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये एक कमेटी, उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बना देते कि भाई एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है। कोई भी एग्जैक्ट वैल्यूएशन मतलब वो उनके लिए कि वो अपने संदर्भ में वो रिपोर्ट अपने पास ही रखते, और दूसरी ओर जो भी आरोप है रॉन्ग डूइंग्स के इत्यादि के ये सबसे, तो उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी जो भी इंक्वायरी है ये सब है उसको अलग से वो लॉन्च कर सकते थे। उस जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसके जस्ट आने के बाद उसको वो पब्लिक भी ना करते, क्योंकि वैल्यूएशन मान लीजिए हिंडरबर्ग से 20-30% और 40% डिफरेंस होता, तब रेगुलेटर्स इतना कह सकते थे मोटा मोटा कि हिंडरबर्ग का जो ओवर वैल्यूएशन है वो इतना एग्जैक्ट नहीं है, या कुछ तरह का इस तरह का रिस्पांस दिया जा सकता था। तो इन स्थितियों में जो हमारे जो रेगुलेटर्स के द्वारा जो एक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट में दिखता, प्लस वैल्यूएशन जो भी हिंडरबर्ग बोल रहा है, जो भी एक तरफा उधर की ओर आज के वक्त जाता दिख रहा है, वो भी मैं ये नहीं कहता कि हिंडरबर्ग गलत है, लेकिन जो इतनी तेज़ी से चीज़ें जा रही हैं एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं अदानी जी का जो इमेच्योर रिस्पांस है, इधर उधर सारी दुनिया का हर तरह का रिस्पांस दे दिए, भावनात्मक भी दे दिए, देश प्रेम का भी दे दिए, जय हिंद का भी हो गया, सब कुछ हो गया, हर तरह का रिस्पांस हो गया, लेकिन जो वैल्यूएशन पे रिस्पांस है वो नहीं आया। तो और दूसरी तरफ तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो नैया है वो हिंडरबर्ग के तरफ ही, उसके असेसमेंट की तरफ ही मोड़ दी। क्या पता वो सही है, लेकिन ये स्लो हो सकता। तो जो मार्केट स्लो शॉक की स्थिति में है, जिससे जो प्राइवेट जो दूसरे हमारे शेयर प्लेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उनमें जो गिरावट और ये सब देखी जा रही वो इस तरह की ना होती, स्टेबिलिटी बनी रहती, और हमारे रेगुलेटर्स का जो बिहेवियर होता वो भी इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग देखते। अब इन परिस्थितियों में जो चीज़ें हो गई, ये हिंडरबर्ग जैसे रिस्पांस आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ग में, जब कंपनियां बड़ी हो रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट से तेज़ी से अब पैसा उठाने लग रही हैं, तो ये अब इस तरह के रिस्पांस या इसके दूसरे रूप जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अब मार्केट में आते रहेंगे। और इस हिसाब से अगर ऐसे भगदड़ मचे रहेगी तो ये डिस्टर्बेंस सबको ले डूबेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंडरबर्ग
कोई कॉन्स्पिरेटर है या कुछ है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मौका जो मिला है वह कॉरपोरेट गवर्नेंस को और अधिक कुशल और काम अच्छा करने के लिए। अब आप पहले से ही ये सब एक्शन अगर हम लिए होते या इस तरह की चीज़ें किए होते, या अदानी जी स्वयं क्या बोलते हैं वैल्यूएशन का अपना प्रेजेंटेशन देते, और दूसरी तरफ जो भी रॉन्ग डील्स है, जो भी आरोप है, तो वो स्वयं बोल देते इसके लिए सेबी स्वतंत्र है, हमारी कोर्ट स्वतंत्र है, हम जांच से पीछे नहीं कर रहे हैं, और स्वयं सेबी या कोर्ट इस तरह से जो भी चीज़ें होती वो भी चलती होती, तो जो होना है, जहाँ पर रॉन्ग डूइंग है उसको जिसको भुगतना है वो तो भुगतता ही, लेकिन कम से कम जो मार्केट है और जो कॉरपोरेट की चीज़ें हैं ओवरऑल वो अपने तरह से अपने सिस्टम से चलती रहती। एक एफपीओ में जब सारे कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े ग्रुप उसको बचाने में भी लग गए जब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उसने भी मार्केट में शक का माहौल पूरी तरह से पैदा कर दिया। और भी चीज़ें जो अहम इस पूरे वाक्य में आई, एक ये चीज़ थी कि अगर मोनोपोलीज जो कंपटीशन कमीशन ऑफ हमारा इंडिया है या मोनोपोलीज के प्रति अगर हमारे कानून, हमारे उनके जो रिस्पांस, ये सब अगर अच्छे से चलते, तो क्या पता आज हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो ना आती, या आती भी तो इतना रिस्पांस ना होता। और स्वयं सरकार जो आज कह रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, भाई इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स जुड़े हैं, इतने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक जुड़े हैं, LIC जुड़े हैं, एक छोटे से दिक्कत के कारण बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, चेन ऑफ इवेंट्स पूरी तरह हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था खतरे में हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में सरकार ये बोल सकती थी, अगर ये सब कंपटीशन के और ये सब पूरे लॉज अच्छे से फॉलो होते, मोनोपोली और ये सब में रिस्ट्रिक्शन और ये सब कुछ अगर बैलेंस वे में चलता, कि भाई हमारे रेगुलेटर्स और हमने तो सब कुछ फॉलो किया, फिर भी हम देश इसमें इसके लिए इंक्वायरी कमेटी, या जैसा कि विपक्ष अब जो बोल रहा है JPC पहले भी बनी है, या अगर रेगुलेटर्स लेवल पे देरी हो गई है तो स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके इन्वेस्टिगेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन में हम इंक्वायरी के लिए राजी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैच्योर डेमोक्रेसी की हमारे क्या बोलते हैं सिस्टम के प्रति, गवर्नेंस के प्रति ये सब रिप्रेजेंट करता है, और यही सब इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जो कैपेसिटी है, वो इंडिया की जो शक्ति है वो रिप्रेजेंट करता है। इससे भागने से सिर्फ उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे और इस पे हम फंसते चले जाएंगे इस पूरे साइकिल में, कि एक के बाद रिपोर्ट्स, कभी ब्लूमबर्ग की, कभी फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की नई नई खबरें, सब कुछ हैं, ये सब आती रहेंगी। आज कितना भी अदानी का शेयर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, ज़मीन पे जो भी उनके टेंजिबल एसेट्स हैं वो तो नहीं भाग जा रहे हैं, या उनके कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं बंद हो जा रही हैं। तो इतने चीज़ें तेज़ी से जो चीज़ें भाग रही हैं, असेसमेंट तो होने दीजिए कम से कम। तो लेकिन उसके लिए आपको स्वयं आगे पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो एकाएक पूरे क्या बोलते हैं अदानी जी के फेवर में ही एफपीओ में चले गए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से अदानी जी राइज की, ठीक है बहुत अच्छा है राइज की, हर जगह बोली लगाए, हर जगह वो आगे बढ़े सब कुछ, लेकिन अगर कहीं पे भी कॉरपोरेट गवर्नेंस में ऊपर नीचे या एक पक्षी कुछ चीज़ें जा रही हैं या कुछ ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे कॉरपोरेट के पक्ष में ही नहीं खड़ा होना चाहिए, उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस के पक्ष में हमेशा खड़ा होना चाहिए, और सरकार को भी सचेत करते रहना चाहिए। जैसे कभी राहुल बजाज जी ने, जो शायद नहीं रहे, उन्होंने किया था, या कभी कभी टाटा जी बोल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी स्ट्रेंथ, हमारा जो गवर्नेंस है ये बढ़ेगा। मिलते हैं सर इसी संदर्भ में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।